नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। एक बार फिर हाजिर हूँ एक और बड़ी खबर के साथ और आप देख रहे हैं केपी न्यूज चैनल। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज जनता की बात सच के साथ में केपी न्यूज़ चैनल में हमारे मुख्य अतिथि श्री हरीश कुमार गुप्ता का स्वागत है। यह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं आम आदमी पार्टी की ओर से हैं, जो कि आज हमारे कई प्रश्नों के जवाब देंगे और जनता की बात सच के साथ में यहाँ अपनी रणनीति भी बताएंगे। तो गुप्ता जी, सबसे पहले तो आप नमस्कार आपको। नमस्कार। और सभी दर्शकों को अपना परिचय आप भी दे दीजिए। हरदा के तमाम और मध्य प्रदेश के तमाम आवाम को मैं अपना परिचय प्रकार देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम हरीश गुप्ता है। मैं आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और 2018 में आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा का प्रत्याशी भी था। संयोगवश जनता को उस समय नहीं समझा पाया अपने विचारों को और मेरी जमानत जब्त हुई। तो गुप्ता जी, अच्छा ये बताइए कि आपकी जो आम आदमी पार्टी है वह किन किन मुद्दों पर इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है और कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मुद्दे तो जनता के मुद्दे हैं, जो हमारे कोर इशू हैं। हम हर जगह उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, भ्रष्टाचार और महंगाई, ये हमारे कोर इशू है और इन्हीं इशू पे हमारा चुनाव मध्य प्रदेश का हम लड़ने जा रहे हैं। और इस बार हमारा जो फाइटिंग है मध्य प्रदेश में, हमारी जितनी भी 230 विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उन सारी सीटों पर हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, तो स्वास्थ्य की बात करें तो मोदी जी ने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर व्यक्ति को दिया है और उसके लिए आयुष्मान कार्ड भी दे रहा है जी। तो इस संबंध में आप क्या अलग करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मोदी जी का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड है, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, उनके साथ दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार से कुछ विवाद भी हुआ था हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना, केंद्र की योजना को लेकर के। आपकी हमारी जो ये आयुष्मान योजना है, इसको लागू दिल्ली में क्यों नहीं किया जा रहा? तो हमारे राष्ट्रीय जो संयोजक हैं केजरीवाल जी और दिल्ली के सीएम साहब हैं, उन्होंने जवाब दिया था कि इनकी योजना जो है शर्तों के साथ है और दिल्ली में हम जो योजना लागू किए हैं स्वास्थ्य की, उस योजना में हम हर बंदे को शामिल कर रहे हैं। किसी के साथ कोई कंडीशनल नहीं है कि साहब जिसके पास टीवी होगा, मोटरसाइकिल होगा या 10,000 रुपये से जिसकी ज़्यादा आमदनी होगी, उसको हम आयुष्मान कार्ड नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता है, कभी भी कोई योजना हो तो सर्वांगीण सबकी बात होनी चाहिए, कोई भी उस योजना में अछूता नहीं रहना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। कि कलेक्टिवनेस के साथ कोई योजना आती है तो वो योजना बहुत ही लोकप्रिय होती है। लेकिन मोदी जी हों या शिवराज जी, ये सिलेक्टिवनेस की योजनाएं ला रहे हैं कि हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। तो उसमें क्या समाज में एक बिखराव आता है, समाज के लोग बंटते हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा हम लाडली लक्ष्मी लाए, तो लाडली लक्ष्मी में 1 करोड़ के करीब महिलाओं को वो 1,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल जो महिला मतदाता हैं 2,72,लाख और 86,000 के आसपास महिला मतदाता हैं। तो अगर 1 करोड़ सवा करोड़ को दे दिया तो उससे डबल, मतलब उससे लगभग डेढ़ी महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं इस योजना से अछूती रह जाती, 2.25 करोड़ महिलाएं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो बहनों बहनों में भेद होता है। तो जहाँ ये क्योंकि इन्होंने सिलेक्टिवनेस की योजना बनाई कि हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। हमारी योजनाओं में ये था कलेक्टिवनेस, हम अगर दे रहे हैं बिजली तो सबको देते हैं, अगर हम कोई योजना रोजगार की बात करें तो सबकी बात करें। तो हमारा यही फर्क होगा कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। दूसरा, आयुष्मान योजना के कार्ड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें कुछ सिलेक्टेड जो मंत्रियों के या बीजेपी से जो पास में है, उनकी नजदीकियां हैं, उन्हीं के अस्पतालों में कार्ड चलता है। बाकी सरकार वो दूसरा चीज, अगर हमने सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित कर दिया होता तो हमें आयुष्मान कार्ड देने की योजना जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आपकी पार्टी के भ्रष्टाचार के प्रति आपकी पार्टी काफी आक्रामक है। तो आपके शीर्ष दल के नेता हाल ही में जेल में हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, और अभी हाल ही में ईडी ने संजय जैन पर छापा मारकर उन्हें भी जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी पर जी, तो उसमें आप क्या कहेंगे?
देखिए, जब नेतृत्व किसी तानाशाह को मिल जाता है, कंस ने भी अपनी बहन को और बहनोई को जेल में डाल दिया था। पिता ने भी अगर उसकी खिलाफत करी थी कंस की, तो पिता को भी जो उग्रसेन थे उनको भी जेल में डाल दिया था। आज वही बात सत्येंद्र जैन ने कर रहे थे। सत्येंद्र जैन वो व्यक्ति हैं, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सबसे पहले उनको ही बंद किया, क्योंकि वे दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और कई योजनाओं को स्वास्थ्य मंत्री भी थे। देश ने देखा कि जब देश में कोरोना काल आया तो दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी बेहतरीन और किस स्तर पे दिल्ली का काम हो रहा था, उसका श्रेय हमारे सत्येंद्र जैन जी को जाता है। दूसरा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने जो दिल्ली में बीजेपी और कार्यालय, बीजेपी और कांग्रेस जो एक अपना सिग्नेचर ब्रिज नाम का आपने नाम सुना होगा, वो ब्रिज का जो काम था करीब 20 सालों से लटका हुआ था, और 20 सालों से लटके हुए काम को केजरीवाल सरकार ने सत्येंद्र जैन जी के मार्गदर्शन में उस काम को मात्र 2 साल के अंदर हमने जमा पहना दिया। दूसरी चीज थी कि वो जो ब्रिज था उसका बजट था 400 करोड़, और 400 करोड़ के बजट का काम दिल्ली सरकार ने 325 करोड़ रुपए में कर दिया, मतलब लगभग 125 करोड़। ऐसे कई योजना पर उन्होंने पैसे की बचत करी है। तो भ्रष्टाचार के हमारा खिलाफ, और चूंकि ये भ्रष्टाचार और योजनाएं जनहितैषी योजना या जनता का पैसा बचाने की योजना, भ्रष्टाचार ना हो, इस योजनाओं पे हमारा जो फोकस रहता है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो हमने भ्रष्टाचार किया नहीं है, हमने भ्रष्टाचार में जो पैसा जाता है उसको बचा करके जनता के हितों में लगाने की कोशिश की है, और ये सब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए हमारी पार्टी के नेताओं को ईडी और सीबीआई के खौफ दिखा करके, आज मोदी जी दिखा रहे हैं, पहले कोई और दिखाता था, आज मोदी जी दिखा रहे हैं, तो इस कारण से उन्होंने बंद किया। और दूसरा है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जी को बंद किया हुआ। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से जनता को, कि चाहे सत्येंद्र जैन हो जिनको मनी लॉन्ड्रिंग बंद किया हुआ, आज तक जो 7 साल से एक देश के मिनिस्टर को, मंत्री लेवल के आदमी को 7 साल से जेल के अंदर रखे हुए हैं, कोर्ट में जाकर के ना तो ईडी न सीबीआई कोई भी उनके चार्जेस आज तक बता नहीं पाए कि क्यों अंदर की, केवल कोई एक्सटेंशन लेते थे ताकि जेल में रखा जा सके और ये जनता के बाहर आकर के जनता के काम ना कर सके। यही मनीष सिसोदिया के मामले में है कि शराब घोटाला 7 साल तो हो गया, 7 साल में क्या किया है ईडी ने? ईडी को हर बार कोर्ट की फटकारी मिलती है। 7 साल बाद आज संजय सिंह को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो संजय सिंह को गिरफ्तार करने के पीछे कारण क्या है? क्यों कर रहा हूँ? 7 साल पे अगर किसी ने कुछ किया होता तो उसको तुरंत इमीडिएट गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। जब आप मनीष सिसोदिया का कुछ नहीं दिखा पाए, कुछ दिखा, उनके पास कुछ नहीं पा पाए, तो 7 साल बाद संजय सिंह के घर पे जाके क्या मिलेगा? इतना लेट लतीफ, ये केवल चुनावी सरगर्मियां बढ़ने की वजह से बीजेपी अपना जनाधार खोती जा रही है, जनता का विश्वास मोदी सरकार में गिरता जा रहा है और भाजपा के प्रति लोगों का अविश्वास पैदा हो रहा है और उनकी सच्चाई जम रही है। इस कारण से ये सब जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे हथकंडे ईडी के माध्यम से मोदी सरकार कर रही है। अच्छा, चलो आप शिक्षा पर आते हैं। जैसे कि आपकी पार्टी भाजपा ने आपकी पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं शिक्षा को लेकर। आपने दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बनवाया, यहाँ भी भाजपा पार्टी ने कहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ हद तक मैं मानूं तो जो भाजपा कह रही है कि हमने स्कूल नहीं बनाया, स्कूल बने हैं, नए स्कूल कम बने हैं, लेकिन जो 22,000 क्लासेस, अब शायद 34 या 36,000 66,000 के आसपास हमने क्लासरूम बनाए हैं, तो उनका आरोप ये है कि इन्होंने नए स्कूल नहीं खोले, उन्हीं स्कूलों में क्लासरूम बढ़ाए हैं। तो इस मामले में तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी को और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको कम से कम भारत रत्न से नवाजना चाहिए, क्योंकि अगर उसी जगह में, जिस जगह में आपका स्कूल चलता था और वो कबाड़ स्कूल चलाते थे आप, चाहे बीजेपी की सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार है, उन्हीं स्कूलों में उतनी ही जगह में उन्होंने बच्चों के बैठने की और अधिक व्यवस्था कर दी। 66,000 क्लासरूम बनाया, अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे 40 बच्चे भी ले तो आप जोड़ लीजिए कम से कम 2-2.5 करोड़ बच्चे या 25 लाख 26 लाख बच्चे जो भी आ रहा है कैलकुलेशन में, उतने बच्चों के बैठने की व्यवस्था कर दी। तो केवल बैठने की व्यवस्था नहीं करी है, वहाँ पे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया, उसी जगह में बनाया। अगर आज हम यहाँ की मध्य प्रदेश की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे, यहाँ स्कूलों को बंद। अब क्या कर रहे हैं? सीएम राज स्कूल की बात करने लगे। आज 20 साल बाद उनको सीएम राज स्कूल की जो बात, उन्हीं स्कूलों को सीएम राज क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ये जगह को भी खराब करेंगे, पैसे को करेंगे, इनको सिर्फ पैसा खाना है। आज 4 लाख करोड़ का कर्जा ऐसे ही नहीं हुआ, दिल्ली में कर्जा क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि वो उनके पास IITians हैं। हमने दिल्ली की सरकार जो बनी है, वहाँ के दिल्ली के लोगों ने एक IITian और पढ़े लिखे लोगों को, हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे राघव चड्ढा हो, आतिशी मालीवाल है, ये सब फॉरेन रिटर्न है, ग्रीन लोग हैं। अरविंद केजरीवाल IIT से पढ़े हुए बंदे हैं, इन्होंने रेवेन्यू सर्विस छोड़ी हुई है, इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं। तो अगर इनको पैसे ही कमाना होता तो इनकम टैक्स के कमिश्नर रह के खुद इनकम टैक्स कमिश्नर, उनकी वाइफ इनकम टैक्स कमिश्नर, तो पैसा यदि उनका उद्देश्य होता तो बहुत पैसा उसी में कमा सकते थे। ये तो केवल एक जननायक के रूप में हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ भ्रष्टाचार, तो उन्होंने नौकरी छोड़ करके जनता के लिए सड़कों पे आंदोलन के रास्ता चुना। तो ये हमको जनता को समझाने के लिए को बताना पड़ेगा, आपको भी बताना पड़ेगा। चौथे पिलर आप ही है। अच्छा, बिजली की बात की जाए तो आपकी सरकार में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है और मध्य प्रदेश में पहले से ही 4 लाख करोड़ का समथिंग कर्जा है। तो इसमें आप कर्जा उतारेंगे आपकी सरकार आने पर, या फिर बिजली की कैसी व्यवस्था करेंगे, उस संबंध में कुछ कहेंगे आप? देखिए, क्या होता है कि जैसे आपकी कोई बीमारी है और आप 25 डॉक्टर को दिखा चुके हैं और एक डॉक्टर है जो पता लगा 2-3 मरीजों का 2-3 जगह इलाज कर चुका है और उनको आराम नहीं है, तो जो बताते तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। केजरीवाल जी ने जो कहा है दिल्ली में, जो पंजाब में कहा है, उसको उन्होंने फॉलो किया है। बोनस में भी दिया, मतलब जो चीज कहीं भी नहीं वो भी चीज बोनस में, जनता को बोनस में विकास मिल रहा है। तो यहाँ विकास जो है गायब है सड़कों से। विकास कहाँ कैद है? मध्य प्रदेश के अंदर देखें या देश के अंदर, जहाँ जहाँ भाजपा शासन या दूसरी सरकारें हैं, वहाँ करप्शन चरम सीमा पर है। आज शिवराज सिंह चौहान का भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आया था जानकारी के साथ, इन्होंने 8 दिन में 4 बार कर्जा ले लिया 5,000 करोड़ का, 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज। जब मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान आए थे तो मध्य प्रदेश का जो कर्जा था 34,000 करोड़ का, आज 4 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया, यानी लगभग 3,70,000 करोड़ मध्य प्रदेश की सरकार जो भाजपा की रही, उसने 18 साल के अंदर इतना कर्जा ले लिया। मतलब प्रति वर्ष लगभग 20 से 25,000 करोड़ का कर्जा लिया। 2003 में इनकी सरकार आई तो उस समय 34,000 करोड़ था। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ। अगर उस लिहाज से देखें तो 67 साल की मध्य प्रदेश की विकास ने, सरकारों ने केवल 34,000 का कर्जा लिया 70 साल में। मतलब एक 500 करोड़ का भी कर्जा नहीं लिया एक साल में एवरेज। लेकिन अगर शिवराज का कर्जा देखें तो 25,000 करोड़ का प्रतिवर्ष कर्जा लिया है और आज प्रदेश को कर्जे, 25,000 करोड़ का कर्जा लेकर के गया था। आप अगर देखेंगे मंत्री, हमारे हृदय में कमल कुंज बन गया, उसकी कीमत क्या होगी? ऐसे भाजपा के 290 कार्यालय बन चुके हैं और 115 कार्यालयों पर काम चल रहा है। अब आप केवल एक हरदा, बहुत छोटा सा शहर है, इस शहर में कमल कुंज नाम से भाजपा कार्यालय बना हुआ है। इसकी कीमत अगर जोड़े 3 मंजिला कार्यालय और जगह की, तो कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए कीमत होती है। ये छोटा सा जिले में 15 से 20 करोड़ का कमल कुंज बना है, तो ऐसे कमल कुंज भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है उसको पूरा तोड़ करके, मानसरोवर के कॉम्प्लेक्स के सामने बना था, जिसको अभी 50 साल बनाने की कोई आलीशान भवन था, लेकिन उसको तोड़ करके क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि जब रईसों को शौक चढ़ता है ना, तो वो साले चने खाने के लिए लगाते, चने में पैसे लगाते, और ये गरीब बेचारा भूखा रोटी के लिए तरसता है। ये भवन को तोड़ के दूसरा नया भवन बना रहे हैं। इन्होंने 290 कार्यालय बना लिए हैं, 115 पर काम चल रहा है और दिल्ली का 2.25 लाख स्क्वायर फीट में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यालय बना हुआ है। आप अंदाज लगाइए कि साहब ये भाजपा कहती है कि हम भ्रष्टाचार नहीं, हमारे पास आरोप नहीं है, इनका आरोप नहीं है, साबित नहीं कर सकते। साबित तो किसी का भी नहीं है। 2 लाख करोड़ का पूंजी घोटाला बताया था सत्ता में आने से पहले, कोयला घोटाला, एक को भी एक्यूज किया हो, एक भी अंदर डिटेंशन किया हो तो बताए भाजपा सरकार, क्योंकि ये आपस में मिले हुए हैं। अगर इनके 400-500 कार्यालय बन रहे तो फ्री में नहीं बन रहे हैं। हर एक मंत्री के पास कम से कम 100-150 करोड़ की संपत्ति, विधायकों के पास 100 करोड़ की, पार्षद 5-5, 10-10 करोड़ के मालिक हो गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? कहाँ से आ रहा है? शिष्टाचार से आ रहा है। ये पैसे को देश के लिए लगाएं। अगर यही पैसा अगर ये देश के विकास में लगता है, ये चोरी करके दूसरे रास्ते से, चोर रास्ते से डिजिटल पेमेंट हो रहा है, ये बात मान लिया मैंने, लेकिन क्या ठेकेदार का डिजिटल पेमेंट होता है? क्या ठेकेदार से कमीशन नहीं लेते? ठेकेदार कैश निकाल के देता। अगर कैश निकालने में दिक्कत है, कोई दूसरे मोड में ले लेते, कि हमारी फलानी कंपनी बन गई है उसमें डाल दो, ये फलाना हमारा दलाल है उसके खाते में डाल दो। पैसा ऐसे डल रहा है। नहीं तो इतने बड़े खर्चे कि पूरे शहर में देखिए भाजपा देख रही है।
पूरे प्रदेश में भाजपा की दीवारें रंगी हुई है, पूरे प्रदेश में भाजपा के फ्लैग लगे हुए हैं। ये फोकट में आ रहा है क्या? जी, अच्छा, अभी आप कार्यालय की बात कर रहे थे तो हरदा जिले में कांग्रेस कार्यालय भी बना है और बाकी अन्य भी बना है, भाजपा भी बना है, तो अभी तक आम आदमी पार्टी का कार्यालय क्यों नहीं बनाया गया? आम आदमी पार्टी देखिए, अभी ये सामान्य पार्टी है, इसके पास पैसा नहीं है और हम जनता से कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं। हमें जनता के पैसे से कार्यालय बनाना है, हमें चोरी चमारी के पैसे से कार्यालय नहीं बनाना है। हमें पूंजीपतियों से दलाली लेकर के और उनको लाभ, उनका कर्जा माफ करके उनसे दलाली में जो कमीशन आ रहा, चाहे डिजिटल बॉन्ड हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो, ये क्या है? करप्शन का दूसरा माध्यम है। ये मोदी सरकार ही लाई है डिजिटल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भाजपा के खाते में गए हैं। 90% जो चंदा आया है डिजिटल माध्यम से, वो बीजेपी के खाते में गया है। तो जिसने अगर 90% चंदा बीजेपी को दिया है, तो बीजेपी को चंदा कैसे मिल रहा? कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन तो हो रहा होगा। ऑब्लिगेशन में साफ दिख रहा है कि 11,19,000 करोड़ का कर्जा माफ किया 6 साल में मोदी सरकार ने। क्या चुनाव नजदीक आते ही माहौल खराब हो जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, सिख ईसाई हो जाते हैं? यदि आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में आती है तो आप कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखेंगे? देखिए सर, सांप्रदायिक सौहार्द किसी देश की ताकत या किसी घर की, परिवार की, समाज की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत, जब तक सारे उसके बंदे एक साथ नहीं है, अगर उसमें से अगर एक भी बाहर जाता है तो भी मुश्किल होती है। रावण के साथ सिर्फ विभीषण गया था बाहर, लेकिन उतने में रावण की लंका तहस नहस हो गई। तो ऐसे ही है कि अगर देश को बांटा जाएगा जात पात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, तो देश सशक्त कभी नहीं हो सकता। देश आगे तभी बढ़ेगा, देश विश्व गुरु तभी बनेगा जब कलेक्टिवनेस के साथ लोग एक सूत्र में बंधकर, एक मुट्ठी में बंधकर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, सवर्ण हो, दलित हो, कोई भी किसी समाज को, जब सारे लोग देश के बारे में सोचेंगे और देश के लिए लड़ेंगे, तभी ये सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा। और सांप्रदायिक सौहार्द जितना बढ़ेगा उतना देश आगे बढ़ेगा, उतनी देश की तरक्की होगी और विश्व गुरु बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता। और हमारा जो विजन है कि शिक्षा से समाधान निकालने का है, चाहे सनातन हो, आप तालीम की बात कर, उर्दू में तालीम कहते हैं, हिंदी में शिक्षा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। सनातन भी यही कहता है, ज्ञान से मोक्ष की बात सनातन करता है और तालीम की बात उर्दू करती है। सभी किसी भी धर्म में चले जाइए, शिक्षा को पहले बात महत्व दिया गया है। तो हम शिक्षा से शिक्षित राष्ट्र बना करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर व्यक्ति को शिक्षा सुलभ हो जाए, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छे से सुलभ हो जाए। अगर इस पैटर्न पे सरकार काम करती है, जिस पैटर्न पे हमारी सोच है, हमको यदि हमारी देश की जनता या प्रदेश, जिस प्रदेश की जनता हमको मौका देगी आम आदमी पार्टी को, वहाँ जो दिल्ली में हुआ है वही पंजाब में हो रहा है, वही उस प्रदेश में होगा जिस प्रदेश की जनता हमको मौका देगी। और हम इसी मौके के लिए मध्य प्रदेश में हमारी केजरीवाल सरकार, केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में जी जी नेता को देखकर एक अपने मन में एक इमेजिन होता है कि वो कुर्ता पजामा, सफेद कुर्ता पजामा, दुपट्टा, और आज आप साधारण वेशभूषा में आए हैं, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि हमारी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के हिसाब से, क्योंकि हमारा कोई, हम राजनीतिक दल के रूप में हमको मान्यता जरूर मिल गई है, लेकिन हमारी जो ओरिजिन है, हमारी जो शुरुआत है, वो एक आंदोलन से हुई है। हम आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी विचार हैं हमारे, और कोई भी क्रांति, कोई भी परिवर्तन के लिए हम अगर वेशभूषा पर ध्यान देंगे तो हमारे क्रांतिकारियों के प्रति उतनी हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी। और दूसरा, हमारा जो मिशन है वो डिस्टर्ब होता है। हमारे पास जो है देश के लिए, हम किसी भी जिस स्थिति में खड़े हैं उस स्थिति में हमको शर्म नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास कुर्ता पजामा खादी का नहीं है, तो हमें इस बात का इल्म नहीं है, इस बात की हमको तकलीफ नहीं है कि हमारे पास कुर्ता पजामा नहीं है, तो मैं स्टूडियो में अपने कैसे इंटरव्यू देने जाऊँ। मैं ये सामान्य, जैसे हमारे केजरीवाल जी सामान्य जो कपड़े उनके पास होते वो पहन करके और देश के लिए निकल पड़े थे। वही हमारा मिशन है कि हमें कुर्ता पजामा मिले या कुर्ता पजामा में आ जाए, धोती कुर्ता मिल जाए, पैंट शर्ट मिल जाए, सभी आम आदमी तो भारतीय बन के जीना चाहता है। लोग नेता बन के, कोई कांग्रेस का नेता बन के जीना चाहता है, कोई बीजेपी का नेता बन के जीना चाहता है, लेकिन हम एक आम आदमी की तरह भारतीय नेता बन के भारतीयता के साथ जीना चाहते हैं। और यही संदेश देना चाहते हैं कि जात पात में या धर्म संप्रदाय में न बढ़ करके देश को अगर सशक्त बनाना है
तो हम सबको एक सूत्र में बंध करके एक मुट्ठी बन करके देश की ताकत बन करके इस देश को हमको विश्व गुरु की ओर अग्रसर करना है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी पार्टी काम करे उसके साथ हमें कंधे से कंधा मिला के काम करना है। दर्शकों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे मुख्य अतिथि जो आए थे हरीश गुप्ता, आपका भी बहुत जय बहुत हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।